हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल CS भाषा। आज के वीडियो में हम नेम स्पेस और स्कोप ऑफ अ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि जब हम पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ओके, तो जितने वेरिएबल्स उस प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर्ड हैं उनका एक स्पेस क्रिएट होता है, उनका एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है, ताकि अगर जब भी उस वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाहे या पाइथन एक्सेस करना चाहे तो वो उस स्पेस से क्रिएट करता है, उस स्पेस से एक्सेस करता है। सो बेसिकली नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस एक मेथड है by giving the name to the object as well as to the variable, so that whenever there is a requirement to access that object or a variable, it can do that very easily थ्रू द सिस्टम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, और हमने एक और फंक्शन बनाया a इज इक्वल टू 35, ठीक है, तो प्रिंट तो अभी हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 में क्या किया उसने? 10 इज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट एक मेमोरी लोकेशन के अंदर गया, उस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने क्या दे दिया? a। इसी तरह से 20 इज अनदर ऑब्जेक्ट, 20 एक मेमोरी लोकेशन के अंदर गया, उसका नाम हमने दे दिया b। अब मैंने यहाँ पर एक और बार a यूज़ करा हुआ है, विच इज़ हैविंग अ वैल्यू 35। सो जब मैं प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो उसको इसको बुलाना चाहिए या उसको इसको बुलाना चाहिए, ये पहले डिसाइड होता है कि किस नेम स्पेस में आपका इंटरप्रेटर जाएगा। तो नेम स्पेस, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि नेम स्पेस है क्या? ये वो सिस्टम है जहाँ पर जब आप वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं इन द प्रोग्राम, आइदर इन अ फंक्शन और एज अ मेन वेरिएबल इन द कंप्लीट प्रोग्राम, तो हर एक का एक अपना अलग स्पेस क्रिएट होता है, अलग जगह क्रिएट होती है। और वो सिस्टम, पाइथन सिस्टम क्या करता है, इन सारे वेरिएबल्स को एक डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करता है, ताकि जब भी एक्सेस करना चाहे वो कर सके। अब एक्सेस करने के लिए अब क्या हम इस ए को एक्सेस करें या इस ए को एक्सेस करें, यहाँ पर एक रूल आता है जिसकी हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। सो पहले मैं आपको एक यही एग्जांपल दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास a 10 है, b 20 है, एक नेम स्पेस क्रिएट हुआ फॉर देम। सिमिलरली देखिए, कुछ नेम स्पेसेस तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप आइडल इन्वायरमेंट को खोलते हैं, जैसे आप प्रिंट कमांड रन करते हैं, जैसे आप id कमांड रन करते हैं, तो इनके लिए नेम स्पेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो नेम स्पेस सिर्फ वेरिएबल के लिए क्रिएट नहीं होता, नेम स्पेस मेथड्स के लिए भी क्रिएट होता है, तो इनके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। कुछ नेम स्पेसेस ऐसे होते हैं वो तभी क्रिएट होंगे जब उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करा जाएगा, और जैसे उस फंक्शन का स्कोप खत्म हो जाएगा, नेम स्पेस खत्म हो जाएगा। मतलब हर एक नेम स्पेस की, कुछ नेम स्पेसेस की लाइफ टाइम उतनी होती है जब जितनी ज़रूरत होती है जब उनको कॉल करा जाता है, और कुछ नेम स्पेसेस की लाइफ टाइम टिल दी एंड होती है जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, ऑलवेज। ओके, सो मैं फिर एक बार रीइंफोर्स कर रही हूँ, व्हाट इज़ अ नेम स्पेस? नेम स्पेस इज जस्ट अ सिस्टम वेयर द पाइथन interpreter is giving the name to the object as well as to the variable as well as to the methods, okay, so that as and when a particular variable needs to be accessed or an object needs to be accessed, it can directly approach to that namespace and can access that। और नेम स्पेस के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी, ताकि एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है। ऑल राइट, सो अब सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर यहाँ पे 10 लिखा या 35 लिखा, तो जब हम प्रिंट करते हैं a और b, तो ऑब्वियसली वो किस नेम स्पेस के अंदर जाएगा? वो यहाँ पर जाएगा ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, और इसी को लेगा। अब जब हमने फंक्शन कॉल करा तो यहाँ पर जब उसने प्रिंट करा तो उसने अपने लोकल वेरिएबल को, इसका मतलब है कि नेम स्पेस में कौन से नेम स्पेस को वो एक्सेस करेगा, कौन से वेरिएबल को वो एक्सेस करेगा, इसके बहुत ही सेट और डिफाइन रूल्स हैं। सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें ये पता है कि पहले केस में 10 और 20 को ही एक्सेस करेगा, सेकंड केस में 35 को करेगा, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर भी देते हैं a की, तो ये सिर्फ एक लोकल वेरिएबल जो इस फंक्शन के नेम स्पेस के अंदर क्रिएट हुआ था, इसका स्कोप यहाँ जैसे ये कॉल हुआ तब तक हुआ, और जैसे ये कॉल होकर बंद हुआ तब तक द लाइफ टाइम ऑफ दैट नेम स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज ऑलरेडी ओवर। ओके, बट इसका तब तक रहेगा जब तक द फंक्शन, द प्रोग्राम इज टिल द टाइम योर आइडल इज रनिंग एंड you're running your program. So with the namespace, the scope of the variable goes as per a particular rule, and the rule is called as LEGB rule.
LEGP का मतलब होता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल विद द सेम नेम्स हैं तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद एनक्लोज मतलब अगर मेरे पास नेस्टेड फंक्शंस हैं तो उसके बाद एनक्लोज्ड को प्रेफरेंस मिलेगी अगर लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो। लेकिन अगर लोकल और एनक्लोज वेरिएबल्स दोनों ही नहीं हैं तो इट विल गोइंग टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल, एंड इफ एट ऑल नथिंग इज देयर इट विल गोइंग टू एक्सेस द बिल्ट इन फंक्शन। Alright, so let us just see how it works with the help of an example. So जैसे मैंने ये वाला एक एग्जाम्पल लिया, इसको क्या करते हैं, नेस्टेड प्रोग्राम नेस्टेड फंक्शन करेंगे। हमने एक फंक्शन लिया इन, ऑलराइट, इसी के बाद मैंने एक और एक फंक्शन बनाया डेफ इन, ओके, और इसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका वैल्यू है 45. सो व्हेन आई एम प्रिंटिंग दैट वैल्यू a. So now what exactly is happening is, first of all I need to call this function, so I say this and then I am calling the function in, and then I'm again printing the value a, okay. So there is another variable which I'm calling a is equal to 11, so I'm just printing the value 11. I'm calling the function out which is in turn calling the function this. So अब देखिए क्या हुआ, अब क्योंकि इनके अलग अलग नेम स्पेसेस बने, बिकॉज ए जो है वो आउट के अंदर डिफाइन हुआ, लेकिन A45 जो है वो इन के अंदर एक्सप्लिसिटली डिफाइन हुआ. सो लेट्स सी योर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. सो व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम A इज इक्वल टू 11 हुआ, और देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका क्या प्रिंट हुआ, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट हुआ. अभी हम इसको हैश करके धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करेंगे. तो सबसे पहले हम अगर इसको रन करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट हो जाएगा. अब 11 प्रिंट होने के बाद अब हमने फंक्शन को कॉल करा आउट. जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल करा आउट तो इसके नेम स्पेस क्रिएट हुआ और उसने इस a इज इक्वल टू 35 को कॉल करा, ओके. सो जब हमने इसको कॉल करा, अभी इसको कॉल नहीं करते हैं, दोनों को धीरे धीरे करके क्रिएट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. सो अब हमारे पास 11 के बाद इट वॉज एक्सेसिंग इट्स ओन वेरिएबल फ्रॉम इट्स ओन नेम स्पेस. तो इसका नेम स्पेस का स्कोप स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जो ग्लोबल है इसने इसको एक्सेस नहीं करा बल्कि अपने लोकल वेरिएबल ए को एक्सेस करा, दो द नेम वॉज सेम, ओके. सो जैसे ही उसने करा, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं इन को. जब इसने इन को कॉल कर रहा है नेक्स्ट टाइम पे, तो a इज इक्वल टू 45 मतलब 45 इज अ object which is stored in the same name memory location A, but this time the scope of this A is within in. That means the preference will be given to the local variable. So when I'm again executing my program, therefore I have the value 11, 35, 45. So first is 11, then it had gone to this one 35, then 45. Now when I'm trying to print this A, which means this is not within the scope of in. So इसका namespace जैसे जैसे in पे execute हुआ, क्रिएट हुआ और वहीं ख़त्म हो गया. सो लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन ऑफ द नेम स्पेस ऑफ दिस वॉज इट इनिशिएटेड व्हेन दिस फंक्शन वॉज कॉल्ड एंड इट गॉट ऑफ व्हेन द फंक्शन गॉट ओवर. अब जैसे ही आपने इसको क्रिएट करा, इसको और एग्जीक्यूट करा, तो उसके बाद लास्ट में आपका 35 प्रिंट हुआ क्योंकि ये अपने वाले वेरिएबल लोकल वेरिएबल को कॉल कर रहा है. एंड फाइनली यहाँ पर भी यही चीज़ हुई और आपने इसको एग्जीक्यूट करा. सो यू विल फाइनली, दिस इज द आंसर दैट यू हैव गॉट, ओके. सो नाउ आई विल जस्ट टेल यू, दैट मीन्स अभी तक हमने तीन चीज़ें देखी कि द प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द लोकल वेरिएबल. अभी हमने एक एनक्लोज्ड फंक्शन तो बनाया है, लेकिन एनक्लोज फंक्शन में ये यूज़ कैसे करें. अब सपोज़ मुझे इस 35 को यूज़ करना है, अब 11 को भी यूज़ कर सकते हैं. तो 11 और 35 में क्या फ़र्क है, 11 जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है विच कैन बी एक्सेसिबल बाय द आउट एज वेल एज द इन फंक्शन, बट 35 इज़ नॉट एक्सेसिबल ग्लोबली. So 35 is a is equal to 35 is a local variable for out. This can accessible be by this one. Now अगर मैंने यहाँ पर इसको ग्लोबल कर दिया, ग्लोबल ए कर दिया, ऑल राइट. सो ग्लोबल ए का मतलब क्या हुआ कि जब हमने ग्लोबल ए में ए की वैल्यू चेंज कर दी, ए इज इक्वल टू 50 कर दिया. So that means this time this A is accessing the global value of this A. So when I try to run my program, please see the change. So initially A was 11,
it got printed 11, then the function out was called, and a is equal to 35, so 35 is there, and then so the local variable is called, this time 35 is printed. After that in is being executed. Now this time in function is not accessing its own local variable because there is no local variable, therefore it is accessing the global variable a. When it is accessing the global, that means this 11 got accessed, therefore the answer became 50 plus 11, that becomes 61, therefore it got printed 61. Now when this 61 got printed and the scope got over 35, because this 35 was referring to the out function, and when it came out after executing the out, so by that time this global variable value has already been changed to 61, and thus you got 61. Now what if I don't want to change the global variable, I want to change this value which is so when you have nested functions, then what happens is, then if you want to access, you make it non-local. Okay, so non-local is different from global in the sense that non-local will be able to access the variable which is outside the outer function basically, okay, the variable of the outer function, but a global variable is the one which is a global variable for the rest of the program. So when you say local A and then you change it, now you see what happens. Now the value got changed, so 11, that means the global variable 11 is 11 only, then you got you're printing it printing the value for a, so 11 has been printed. Now you're calling the function out, it goes, so a local variable of out got declared, that is a is equal to 35. So when you're printing a, 35 got printed. Can you see that? After this, the inner function is called because of this in. So when you're calling the function, now non-local a means this time this function is trying to access the namespace of the out function. Therefore, this a is equal to 35 got accessed, and therefore 50 plus 35 is 85. 85 is getting printed. Once it got printed, when you come out of the in, by that time this value has already been changed to 85, and therefore you see 85 twice over there. But the global variable is not changed, and hence it's there. Okay, so basically we have this kind of concept that you're supposed to remember, that we are basically if we are by default the preference is always given to the local variable. If the local variable is not there, then it's given to the global the enclosed variable. If it's enclosed is not there, global. Now अब इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास एक लोकल वेरिएबल है, जैसे a इज इक्वल टू 10 तो हमने कर दिया था अभी तक, और हमने चेंजेस भी कर दिए थे. अब सपोज यहाँ पर हम हैश लगा लेते हैं, ठीक है. तो अब इस केस में, और इसको हटा देते हैं, आपने फंक्शन को कॉल करा, आपने इसको प्रिंट करा, आपने यहाँ प्रिंट करने की बजाय यहाँ पर प्रिंट कर दिया. ओके, सो नाउ यू प्रिंटिंग द वैल्यू of a. Now let's see how the things are working. This time there is no local variable, so let us see which variable it will going to access. So when a particular function does not have a local variable, it is accessing the enclosed variable. Did you see? So 11 got printed, out got executed, and then a got printed. Okay, so this a is 35. That means if there is no local variable, the preference is always given to, and which means the first preference is always given to local. If it does not find the local variable, then the enclosed, the variable in the enclosed thing is basically accessed. Now let's see if we don't have the value as the enclosed, I mean we don't have it in the outer function also, so there is no enclosed variable. If we don't have, then what will it going to print? So if I try to execute, can you see it's 11 11 11. So if there is no local variable, it will look for enclosed. If there is no enclosed variable, it will going to look for the global variable. And if there is no global variable, then what happens? So suppose अब इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, ये ई कर देते हैं. मैं आपको बताती हूँ हमने ई क्यों करा, अभी आपको छोटी सी चीज़ समझ में आ जाएगी.
सो अभी तक हमारा प्रोग्राम सेम टू सेम एग्जीक्यूट हो रहा है, देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. सो इफ़ आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, it is showing me 11. Now suppose I import a module. So if I say from math import star, all right. So the suppose I don't have the global variable also. Now what is E? Will it be able to access E? Let's see what happens. Now can you see what is happening? If you have already another module, okay, now if you remember the math module, there are certain variables that have been used in the math module called as E, which stands for the exponential, which has a value of 2.718 whatever, and you even have a value for pi, which is 3.14. So in that situation, when there is no local variable, there is no enclosed variable, there is no global variable, it will automatically going to access the built-in. Okay, so if there is a variable within the built-in module, then it will going to access that, which means global if enclosed is not there, and if this is not there, it will obviously going to access the built-in, which means what is the scope of a variable if the name is used at multiple places in the program. Remember, the preference is always given to local variable. If the local variable does not exist, then the variable defined within the enclosing function is given. What is an enclosing function? The nested function. If the variable is not found within the enclosing, then it is given to the preference is given to the global, and suppose there is no global variable, it will going to look for the built-in Python module if that module is imported. Okay, so please remember, children, that this LEGB rules is always followed whenever we are talking about the namespace, because the namespace is created for every different function that you are having, because depending upon its scope, if there is a declaration of every time you execute a program and you use some functions which are supposed to be there with every execution, then a separate namespace is created where the lifetime of that namespace is till the end. But if there is this program where you have these functions which are having a limited scope, so their lifetime of the namespace of these variables within that particular function will remain there till that function is getting executed. As soon as the function execution gets over, इनका अपना lifetime of the namespace खत्म हो जाता है. तो namespace में अगर आपके पास variable with the same name है जिनकी अलग अलग namespaces create हो रखी हैं, तो इसी order में वो check करेगा. तो अगर आपके पास सबसे पहले लोकल वेरिएबल है तो उसको प्रेफरेंस देगा, अगर लोकल वेरिएबल नहीं है तो एनक्लोज वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा, अगर एनक्लोज नहीं है तो ग्लोबल को देगा, और अगर ग्लोबल भी नहीं है तो आपने अगर कोई बिल्ड इन मॉड्यूल कर रखा है इंपोर्ट, तो उसके वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा. एंड दिस इज हाउ द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल वर्क्स. सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन you the concept of the name scope and the namespace, and the scope of a variable. So if you have any questions, you can always write into the comment section. And if you like my video, please do press the like button, do share and subscribe. Thank you so much.